नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव पर। आज आपकी मुलाकात अदाकारी की दुनिया से एक ऐसे वर्सटाइल एक्टर से कराएंगे जिन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज स्टेज से किया और उसके बाद टीवी सीरियल से और फिर फिल्म में नुमाया किरदार उन्होंने निभाया, यादगार किरदार निभाया। हमारे साथ मौजूद हैं पवन मल्होत्रा जी। पवन मल्होत्रा, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बुलाया आपने। स, हाँ, जैसे हरियाणा में बोलते हैं, भाई सब ने राम राम। तो जी जी, राम राम। ठीक है। और फौजा आप ये आप जरूर सीख। अभी जो हरियाणवी फिल्म फौजा काफी तारीफ बटोर रही है और इतना पसंद किया जा रहा है कि उसे नेशनल अवार्ड से नवाजा गया सपोर्टिव एक्टर के तौर पर आपके किरदार को उसमें। तो आपको कैसा लगा? पहली बार ये खबर आप किसने दी कि यू गॉट द नेशनल अवार्ड इन दिस मूवी? एक तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला है फौजा के लिए। और मुझे बेस्ट सपोर्टिंग का मिला, और डायरेक्टर को भी डेब्यू डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम मेकर। और हमारे नौशाद साहब जिन्होंने लिरिक्स लिखे, उनको एक गाने के लिए भी मिला है, जो जिसके लिए कि बहुत खुशी हुई। और जहां तक जैसे आपने क्या सवाल पूछा कि यहाँ कैसे, ये फौजा कैसे किया आप। पहली खबर आपको किसने दी कि नेशनल अवार्ड आप? वाली, जी। जी मैं एक स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए घर से निकल रहा था, जी। और मुझे फोन आया हिंदुस्तान टाइम्स के जर्नलिस्ट का। ओके। और उन्होंने, जी, उन्होंने मुझे फोन कर किया। मैंने बताया, उन्होंने बोला मैं हिंदुस्तान टाइम्स से सो एंड सो बोल रहा हूँ, बहुत बहुत हाँ। बधाई हो। तो मैंने बोला जी धन्यवाद, पर किस बात की। तो उन्होंने कहा नेशनल अवार्ड की। तो मुझे 98 में एक नेशनल अवार्ड मिला था, ये मेरा दूसरा अवार्ड है, जी नेशनल जी अवार्ड। जी तो जी मेरे मन में आया, यार ये 24 25 26 साल बाद मुझे जी कर रहे हैं बधाई। जी तो मैंने पॉज लिया, तो बोला मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिएक्शन से कि शायद आपको मालूम नहीं है। मैंने कहा, क्या भाई? बोले आपको नेशनल अवार्ड मिला है। मैंने कहा, "हाँ, वो तो बहुत साल हो गए।" तो बोले नहीं, अभी आपका नाम अनाउंस हुआ, फौजा के लिए आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है। तो हाँ हाँ। मैंने उनसे कहा कि आपने खुद देखा है जो अनाउंसमेंट हुई है, या पेपर आए हैं, या किसी ने आपको बताया है? ओके। तो बोला नहीं नहीं, अभी हमने टीवी पे देखा है, नेशनल अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। सो हम्म, तब भी मैंने जब तक टीवी ऑन करा, तब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे फिर भी कोई एक चीज भेज दीजिए जहां लिखा हो या ऐसा कुछ हो। और वो टीवी पर तो खैर उस वक्त जो मेरे पास चैनल था वहां उस वक्त तो अलग आ रहा था। मैं जब चेंज भी कर रहा हूँ तो वो सब कलकत्ता का ही कुछ चल रहा था, और इतने में मुझे लगातार बहुत सारे फोन आने शुरू हो गए। हाँ। सो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी अनुभूति। और हाँ आपका काम कोई इस लेवल पे जब सराहा जाता है जी। तो खुशी होती है। और मुझे ये भी खुशी है कि फौजा जैसी फिल्म के लिए मिला है। हाँ अ, हाँ। जैसे मुझसे अभी अक्सर ये सवाल पूछा गया कि आपने फौजा क्यों की, या कैसे हाँ बोला। हम्म, तो बिल्कुल सच बात है कि जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मैंने कहा फिल्म तो मैं करूंगा, मेरी और कुछ चीजें थी। जैसे मैं बोल लेकिन रहा था ये कि पवन जी, ये भी आप आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग आपको लगा होगा कि हरियाणवी मूवी अभी बहुत ज्यादा पैठ नहीं बनाया है, बस हरियाणवी जो हरियाणा कम्युनिटी, हरियाणा में बोलने वाले लोग, चाहे हरियाणा से बाहर के, और वो उस मजबूत पहचान नहीं बनी है जैसा उसके पड़ोसी जी राज्य बिल्कुल। पंजाब में। और उस फिल्म में, उस हरियाणवी लैंग्वेज की फिल्म में जब आपको ऑफर हुआ फौजा करने का, तो एक सेकंड के लिए आपने सोचा कि ये फिल्म किया जाए कि नहीं किया जाए, ऑडियंस को नहीं है, कैसा फीडबैक मिलेगा, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? ऐसा कुछ था सहन क्या? वो देखिए, वो तो सेकंड फेज है, इम्पोर्टेंट है। अगर ऑडियंस देखेंगे नहीं आपकी फिल्म तो आप जी बना क्यों रहे? पर पहले बनाएंगे तो देखेंगे ना। और मैं दो जी चीजें कह रहा हूँ कि हाँ, हरियाणा सिनेमा में अभी ऐसा रिस्पॉन्स आता नहीं है अभी भी, यू नो। वो तो रिस्पॉन्स हरियाणा के लिए भी नहीं था बॉस। कुछ डिकेड्स पहले आप देखें तो किसी गिनती में नहीं सोचते थे। हाँ, फौजी आते जी हैं, खेती करते हैं, ऐसे ही हरियाणा को सोचते थे ना, एक ऐसे अक्खड़ सी भाषा है। लेकिन जब लोग जानने लगे
तो उस भाषा का ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, और फौज में उन्होंने जो लोग एक ट्रेडिशनली आते रहे वो तो एक है ही, उसके अलावा स्पोर्ट्स में जो अपनी जगह बनाई उनके। बिल्कुल इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी जो हिंदी फिल्म है, लेकिन अ, हरियाणा फैमिली पे बेस्ड, और हाँ हमने हाँ हरियाणवी हरियाणवी डायलेक्ट उसमें यूज किया है बकायदा। ओके सो एक तो मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, तो हरियाणवी सुनते आए हम हमेशा, हरियाणा के बहुत जी लोग थे उधर। और दूसरी चीज मैं ये भी सोचता हूँ कि ये सोच के कि हरियाणा ने अपनी जगह बनाई है, देखिए अभी देश में, और बहुत मजबूत जी जगह बनाई है। चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए, मॉडलिंग में ले लीजिए। हाँ यू हाँ नो, जी इससे वही करते पहले हैं। जो मैंने फिल्म की तेरा क्या होगा लवली, हाँ हाँ उसमें बहुत सारे एक्टर्स जो कि बॉम्बे में काम कर रहे हैं और नोन है, हाँ वो हाँ उस फिल्म में काम कर रहे थे, हरियाणवी भाषा जो हम बोल रहे थे। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रणदीप हुड्डा हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे लोग। तो भाई पंजाब में भी ना पंजाबी फिल्में जो बनती थी, वो एक सही टाइम है। में बननी बंद हो गई थी, हम्म, बिल्कुल इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई थी। फिर 2000 के हाँ, आसपास वापस इंडस्ट्री में फिल्म बनी, और एक दो चली, और उसमें फिर उसके बाद कुछ थोड़ी चली कुछ नहीं चली, ऐसे ऐसे करते करते ऑलमोस्ट डिकेड निकला। और उसके बाद 2011-12 के आसपास कुछ दो चार फिल्में खूब चली। हम्म, और उसी दौरान मैंने भी 2013-14 में एक्चुअली पंजाबी फिल्म में मेरी पहली फिल्म थी पंजाब ओके 1984, वो करना शुरू किया। और भी लोग ऑफ कोर्स कर रहे थे, हमने तो एक दो फिल्में, मेरी तो पहली दो फिल्में थी। वापस पंजाब इंडस्ट्री जहां हिंदी फिल्में खूब देखी जाती है, पर अब हाँ, बकायदा खड़ी हो गई है, रेगुलर सिनेमा बनता है वहां पर। कुछ कुछ फिल्में 50, 60, 70 हजार करोड़ का, 70 करोड़ का बिजनेस करती हैं। तो बजट्स भी अब बेटर हो गए हैं, जो 1.5, 2, 2.5 करोड़ में बना करती थी, आज 7, 8, 10, 12, 15 करोड़ तक बन रही है। हम्म, और धीरे धीरे उनकी क्वालिटी, उनका बाकी चीजें भी इंप्रूव हो रही। तो ऐसे ही हरियाणा में हम बनाएंगे, मार्केट में जाएंगे कुछ लेकर, तो धीरे धीरे अभ्यास होगा, लोगों को लाएंगे। जैसे अभी मेरा यह है कि फौजा, जैसे ही मैंने सब्जेक्ट सुना था मैंने इमीडिएटली हाँ बोला। और देखिए मैं तो 40 साल से काम कर रहा हूँ, पर मैं बहुत बहुत ईश्वर की कृपा रही है मुझ पे कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। बिल्कुल और पर मैंने ये ऐसा वर्ड कभी यूज नहीं किया था, दिस सब्जेक्ट वाज क्लोज टू माई हार्ट, बट फौजा इज हाँ क्लोज टू माई हार्ट। और हाँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप देखने जाएंगे तो हमने कुछ ऐसी फिल्म बना दी है जिसमें और एक क्या कमाल की फाइट होगी, और कैमरा इस तरह से घूमेगा, और म्यूजिक ये होगा वो होगा। हमने एक कहानी सुनाई है बड़े सादे तरीके से, जिसकी बिल्कुल आत्मा के साथ। और हम्म, मैं जो बच्चा हूं ना, हम 60 के दशक में बड़े हो रहे थे, 60 और 70 के दशक। बिल्कुल और उस वक्त हमने वॉर्स देखी। देखिए 47-48 का तो जो सुना, कश्मीर वाला, वो तो सुना। उसके बाद हमें 62 भी जो चाइना वॉर हुई, वो बताया जी गया। उसके बाद हकीकत फिल्म ये वो बड़े हो। 65 की धुंधली यादें हैं, बहुत छोटे थे 65 के टाइम, जी लेकिन 71 पूरा क्लियरली याद है। और हम यस उसमें इस लेवल पे इन्वॉल्व थे कि हम थे तो बहुत उम्र दराज नहीं थे। मैं बिल्कुल आठवीं आठवीं क्लास में था उस वक्त। और 8वीं कक्षा में हमारे स्कूल वाले हमें ले जाते थे जब वॉर शुरू हुई 71 में। हम जी जाते थे रेलवे स्टेशन, वहां पर जो गाड़ियों में हमारे जवान बॉर्डर की तरफ जा रहे थे या लौट रहे हैं, हम उनको चाय और बिस्किट देते थे, स्कूल देता था, और हम बच्चे सब और सर्व करते थे। सच बोल रहा हूँ, और आज भी फील करता हूँ, हमें लगता था हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और पैसे भी इकट्ठे, जैसे बूट पॉलिश कर रहे हैं, या वो एक क्लासमेट था उनकी बेकरी थी, तो उनके बिस्किट्स, उनके नो नहीं प्रॉफिट नो आपने लॉस बड़ी पे ला अच्छी के। बात बताई बचपन से एक फौजी के प्रति राष्ट्र प्रेम रहा फौजियों को फौजी आपका इंस्पिरेशन रहे जी फौज के बिल्कुल। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है जब ये खबर आती है कुछ बड़बोले नहीं बोलूंगा कुछ बड़बोले नेता इस तरह का अगर ध्यान देते हैं कि फौजी को चाहिए मरने के लिए उन्हें भी तो सैलरी लेते हैं वो जानते हैं तो ऐसे में क्या लगता है
देखिए, इस पे भी आज तो मैंने फौजा कर ली, मैं तो कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा इंडियन फौज को अगर कोई भी क्रिटिसाइज करेगा तो उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, और जितनी मर्जी बात कर ले। 47 से लेकर आज तक इंडियन फौज ने 48, 62, 65, 69, 71, 99 और फुल अगर हम फ्लेज। देखें पवन जी, अगर हम देखें तो और पहले भी जा सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो तो इंडिया चलो, गेट पे, मैं इंडिया गेट पे जो नाम लिखा हुआ है। आप तब किसी और के लिए लड़ रहे थे, है ना। हाँ, वो ठीक है। और देखिए, हमारी फौज ने जिस तरह का डिसिप्लिन दिखाया है, और आज भी जो बॉर्डर पे खड़े हैं ना, तो हाँ खड़ा है, मजाक हाँ, बनाते हैं सचिन में खड़ा है, हाँ वो यस यस। खड़ा है तो हम फिल्में बना रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, यू नो। और जो आपने बोला ना सैलरी, ये बोला गया था, तो जी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कारगिल, हाँ उसमें एक 23 साल का कैप्टन, उसको एक जॉब दी जाती है उनकी टोली को, उनकी पलटन को, वो उसको पूरा करते हैं। और जैसा कि मैंने सुना कि उसको थोड़ी सी चोट भी आई थी, जो जी। फिर उसने सेकंड चोटी के लिए भी गया और बोला ये दिल मांगे मोर, और वो शहीद हुआ। 23 साल का लड़का अगर सैलरी के लिए कर रहा होता तो वो हॉस्पिटल चला गया होता, भाई ये मेरे को खरोच आई है या मुझे चोट लगी है। यस। लेकिन, और हमारी फौज की हिस्ट्री देख लीजिए, हमने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, लेकिन हुआ है तो जितना भी उनके पास था, पूरे सक्षम, पूरा सही तरीके से लड़के, हमें उन्होंने अपना आपका देश बचा के दिया। अगर गलतियां हुई तो पॉलिटिशियन से हुई कि हम टेबल पे हार गए बाद में, यू नो। और हमारे फौजी क्योंकि अपनी जमीन के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहा। बहुत सारी दुनिया में देखिए, बड़ी बड़ी फौजें छोटे छोटे देशों में जाके लड़ी, डिकेड्स और सालों की लड़ाई हार गई। यस। उसकी वजह वजह ये थी कि वो धंधे के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमारा फौजी डिसिप्लिन से अपनी जमीन के लिए, जो हक है हम सबका, अपनी संस्कृति के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए लड़, और सक्सेसफुल हुआ। 62 में भी ऐसे ऐसे कहानियां कि महीनों तक किसी को पता ही नहीं था कि वहां पर इतने फौजी 110 मर गए हैं। जी। जी। पर वो आखिर तक लड़े, चाहे कितने भी सामने लोग थे, चाहे उनके यस। पास प्रॉपर जूते स्वेटर नहीं थे, बॉर्डर पे थे ना, यू नो। जी जी। 100 बहाने लगा सके, और एक कू नहीं हुआ। अपने आसपास के देशों में देख लीजिए क्या हालत, इतनी मोस्ट डिसिप्लिन। यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस आर्मी। और मैं वैसे भी हमेशा बोलता आया हूं, यू हैव टू रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी, शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स, हाँ। रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर स्पेसिफिकली अब इसमें लोग कैसे, अरे इन सब प्रोफेशन में वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डॉक्टर्स भी है, पैसा खाते हैं। वो एक्सेप्शंस तो हमेशा होती, बहुत बुरे जो झुंड मैं होंगे, ग्रुप्स पवन होंगे, जी उसमें भी आपको, एक आध कोई अच्छा आदमी होगा। पवन जी आपको एक बात बताएं, आपने 72 की जंग की बात की। इस 71। पाकिस्तान जो बांग्लादेश जो बन गया, बांग्लादेश ढाका फॉल के बाद, ढाका फॉल के बाद जब रिपरकशन होता है, किसी भी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। पाकिस्तान में ढाका में जो बांग्लादेश है, वहां पाकिस्तानी आर्मी, वो जनरल टिक्का खान पाकिस्तानी जनरल था, उसने कत्लेआम शुरू किया बंगालियों का सब पर। आपने और अपने ही देश में अपने ही बाशिंदों को 10 लाख औरतों को रेप किया, 30 लाख लोगों को यस। मौत के घाट और उतार दिया, और और भी कुछ हुआ। और और ढाका फॉल के बाद रिपरकेशन के तौर पे जो 1947 में इंडिया से माइग्रेट करके बहुत सारे लाखों, ज्यादातर जो मुस्लिम मुसलमान थे वो उधर गए थे, इस पाकिस्तान तरफ, इस तरफ नहीं गए थे। तो उनका रिपरकेशन है, उनका कत्लेआम होना उधर शुरू हुआ मुफ्ती वादी के हाथों। लेकिन लेकिन इंडियन आर्मी ने जब ढाका में एंटर की, वो अभी भी वो बिहारी कहलाते हैं, अभी भी 2-2.5 लाख ऐसे वहां पे है बांग्लादेश में कैंप में रहते हैं, जिन्होंने लिखा लिया था कि पाकिस्तानी नेशनल है। तो बांग्लादेश में आज भी को मर गए, उनके पोते जवान हो गए, पाकिस्तान उनको लेने को तैयार नहीं है। लेकिन उस वक्त जब इंडियन आर्मी गई, उसने रेस्क्यू किया बिहारियों को, इंडियन आर्मी ट्रक में बैठा करके बॉर्डर पार कराई।
ये सर, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। मॉडर्न हिस्ट्री में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। मॉडर्न हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ इतनी तरह। और उनको सही सलामत, मुक्ति वाहिनी तो मार देती उनको, उनको सही सलामत बचा के इस तरफ लाए, ट्रेन में बिठा के, मालगाड़ियों में डाल के, साथ में दोनों तरफ इंडियन फौज के लोग घोड़ों पर, जीप्स में चलते हुए उनको बचा के लाए यहाँ, इज्जत से जितने भी दिन रखा, और फिर वापस जी। लौटा दिया। और अपने, हमने हाँ। अपने नहीं छोड़वाए। जी। सोचिए। और आप ये और देखे ना, ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो जो बिहारी मुस्लिम्स थे जिनको मुक्ति वाहिनी से रेस्क्यू किया इंडियन आर्मी ने, वो तो पाकिस्तानी नागरिक थे। और वो उस जमाने में इंदिरा गांधी ने थोड़ी आंखें भी बंद की थी, लाखों आए और फिर वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान गए, कराची में सेटल हुए। तो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया। वो भले पाकिस्तानी आर्मी से लड़ा, उनको सरेंडर कराया, बट पाकिस्तानी सिविलियन नागरिक को इंडियन आर्मी ने वहां बचाया और उनको रेस्क्यू करके इधर लाया। एक बड़ा इंसिडेंट दिखा दीजिए। बल्कि मैं सबसे कहूंगा कि फौजा, मैं चाहता हूं सब स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को हम दिखाएं। कम से कम हरियाणा में तो दिखा दें, जिस भाषा में बनाई है। जब रिलीज हुई थी तो जो भी कैलकुलेशन हुई होगी उस वक्त इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और बड़ी 100 चीजें होती हैं सामने, क्या आ रहा है और कब थिएटर खाली है। लेकिन उस वक्त स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम्स चल रहे थे। पर आज मैं चाहता हूं कि हम इसको फिर से, चाहे छोटे स्तर पर ही, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को, बाकी जगह तो चलिए दूरदर्शन ओटीटी पे आएगी, लोगों तक ये फिल्म पहुंचेगी, कम से कम हरियाणा में दिखाए। और हरियाणा के लोगों से भी मैं कहता हूं कि भाई, आपके यहाँ इंस्टीट्यूट खुल गया, आपके इंस्टीट्यूट के लड़कों ने हमारा डीओपी, हमारा रिकॉर्डिस्ट और बड़े सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर सब इंस्टीट्यूट के थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो एक एक फिल्म बना भी चुके थे, और उन्होंने ये फिल्म हमें ला के दी है। इस तरह और फिल्में बनेंगी, आप लोग आओगे थिएटर में तो आपके हरियाणा की फिल्में बनेंगी। और पूरा कुछ है हरियाणा में फॉर अ फिल्म। सिर्फ अच्छा। एक बार फिल्म इंडस्ट्री जमने की बात है। हाँ, हाँ। अच्छा, एक सवाल और, ये जो अभी आपने बताया है, अभी आपने कही दौराने पुस्तक, ये आप उनमें से नहीं है जो तो कहते हैं कि ये मूवी, ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपने इतने चैलेंजिंग रोल किए हैं कई फिल्मों में, सलीम नगड़े मतलब, भाग मिल्खा भाग, बहुत सारी फिल्में हैं, कितने और एक से एक रोड दिग्गज टू एक्टर संगम, का ब्लैक आपने फ्राइडे, उल्लेख चिल्ड्रन किया। ऑफ वॉर, ब्रदर्स इन ट्रबल, मैंने ब्रिटिश फिल्म की है, अंग्रेजी फिल्म जी। फर्स्ट। और देखिए, चैलेंजिंग का क्या होता है, हर किरदार चैलेंजिंग। क्योंकि वो पिछला जो कर दिया मैंने, सलीम लंगड़े पे मत रो, आपने नाम दिया, वो मेरी पहली फीचर फिल्म थी। जी। उसकी शूटिंग हमने 89 फर्स्ट हाफ में खत्म की, और मैंने बाग बहादुर मुझे मिल गई। दोनों एकदम अलग फिल्म। हाँ। सलीम लंगड़ा एक बंबई के डोंगरी एरिया के एक लड़के की बात हो रही है, अंडरवर्ल्ड की बात हो रही है। जी। और बाग बहादुर एक आदमी जो फोक डांसर है, जो अपनी बॉडी को यस। टाइगर का वो पेंट करके हाँ, डांस करता है, एक बहुत ही सॉफ्ट सा आदमी। हाँ। ऐसे ही ईश्वर की कृपा हुई, मैंने ना पंजाबी फिल्में कभी नहीं की थी, जो कि मुझे फाइनली 2014 में मिली, पंजाब हाँ। 1984, जिसमें मैं हार्डकोर विलेन था। ओके। और वो फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मुझे दूसरी फिल्म पंजाबी मिल गई थी, ए जन्म तुम्हारे लेखे, जिसकी शूटिंग हमने पंजाब 1984, जिसमें दलजीत दोसांझ, किरण खेर कमाल का काम किया है। मैं लास्ट पीपल टू वॉच दैट। वो खत्म होते ही 15 दिन के बाद मैंने ए जन्म तुम्हारे लेखे, एकदम अलग किरदार, एकदम अलग। तो वो तो एक्टर का काम है जो कर लिया। देखिए, आज भी आप सलीम लंगड़ा की बात कर रहे हैं, लोग बाग बहादुर की बात करते हैं। ब्लैक फ्राइडे को 20 साल हो गए, हाँ, सलीम ब्लैक लंगड़ा तो फ्राइडे। यस। 89 में बनी थी। हाँ, कितने आज, हाँ। 30 साल से ऊपर यस। हो। यस। तो उसको याद करें। एक तो ये अच्छा लगता है कि आप ऐसे कई कामों से ईश्वर ने कृपा की है कि मैं जुड़ पाया, जो बने भी इस तरह के, जो आउटकम भी निकला इस तरह का। स्क्रिप्ट लेवल पे तो थे ही, और पूरी टेंशन थी। आज भी 20-30 साल के बाद पीपल वांट टू वॉच दैट, किसी को बोलते हैं कि ये फिल्म देखो, और आज भी उसकी चर्चा करते हैं। हाँ, तो हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे मैं अपनी चली फिल्म में तो छोड़ दूं,
किसी नए को जिसने बहुत हिंदी फिल्म पुरानी नहीं देखी हो, या यंग बच्चा हो जिसको फिल्मों का शौक हो, तो मैं लाइब्रेरी में ले जाऊंगा। तो मैं उसको बोलूंगा भाई मदर इंडिया देखो, मुगले जी। आजम देखो, इनकी फिल्में देखो। अ, अगर हिंदी फिल्मों की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा जी बिमल रॉय साहब की फिल्में देखिए, गुरुदत्त की फिल्में देखिए, या इस टाइम के दौरान जो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, जैसे जी। सीक्रेट सुपरस्टार मुझे बहुत अच्छी लगती है, लापता बहुत अच्छी लगती है, मुन्ना भाई एमबीबीएस बहुत अच्छे, जिनमें मैं नहीं हूं, जी। लेकिन आप ले जाएंगे तो उनको दिखाएंगे ये फिल्में कि अच्छी यस। सिनेमा देखना है तो ये देखिए, यू नो। और कुछ नहीं तो गाइड देखिए, वहीदा रहमान जी जैसे उसमें, यस। या अहेड ऑफ हिज टाइम। आई थिंक देव साहब का बेस्ट काम था वो। एंड वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, विजयानंद जैसे डायरेक्टर, ऋषि दा जैसे डायरेक्टर्स आनंद दिखाएंगे उनको, यू नो। अच्छा, एक बात बताएं, आपने क्लासिक कुछ मूवी का नाम ले लिया, देवानंद की गाइड, और फिर ये आनंद, राजेश खन्ना, ये जो पहले के अदाकार थे, जो पहले के एक्टर थे, इनकी एक अपनी टुक होती थी, इनकी एक अपनी अदा होती थी। वो अभी भी है। आज आज के एक्टर में हम नहीं, देखिए कौन, आज के एक्टर में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस एक्टर की ये अदा है। दिलीप कुमार थे, उनका एक अपना स्टाइल था, मनोज कुमार थे, उनका एक राज अपना कपूर साहब का था, मनोज कुमार का था, शम्मी कपूर का था। अभी भी, अभी आप आपने जो सवाल पूछा है मैं बता दूं, अभी आप जी। देखिए तो पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, और कुछ हद तक आमिर खान, जो मैं कमर्शियल हाँ। कमर्शियल फिल्म वालों की बात हाँ, करूं, जी जी। मसाला फिल्म। कमर्शियल तो देखिए हर एक फिल्म में, उसमें पैसा लगा, वो पैसा वापस हाँ, आना नहीं, चाहिए, ठीक है। छोटा हाँ, बड़ा क्या। मसाला फिल्में जो रेगुलर की, इसमें फाइट भी डाल दो, पांच छह गाने डालने हैं, ये करना है, वो जो उस तरह से बनाया जाता है, उस तरह के एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। बच्चन साहब जैसा एक्टर एक टाइम पे एक रट तरह की फिल्म में, फिर पा आती है तो मैंने बोला ये अंडर यूज्ड एक्टर है भाई। आप पा में वो पहले शॉट में जब निकले तो ना उनकी वैसी वॉक, ना उनकी वैसी आंख जो हम देखते हैं, वो ढूंढते नहीं मिलती थी, और परफेक्ट। तो अभी जो एक्टर्स हैं, चाहे आयुष्मान खुराना हो, चाहे विक्की कौशल हो, चाहे रणवीर सिंह हो, एक जी। फिल्म एक टाइम पे करते हैं जो हम सलीम लंगड़ा से हम करते आ रहे हैं, और एक टाइम पे इसका मजाक उड़ाया जाता। मैं 80 90 दशक की बात कर, हाँ, हाँ, पीठ पीछे मैंने सुना हुआ है जब बोल रहे हैं अरे सर ये तो रियल एक्टिंग वाले चक्कर में रहते हैं, मेथड एक्टिंग करते हैं। मेथड एक्टिंग तो उनको मतलब मालूम नहीं पर बोल देते हैं वो। पर अभी भी बहुत सारे आपके एक्टर्स हैं, देखिए जी। ओमपुरी थे, जो हर फिल्म में उनकी स्पीच भी अलग। बहुत सारे कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, कुछ तो कमाल के एक्टर्स कि आप देखो तो देखते रह जाओ, लेकिन स्पीच की रिदम सेम थी या है, हम्म। या उनकी बॉडी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, कोई भी किरदार करते हैं वो करते हैं। पर और जैसे देव साहब का आपने नाम लिया, वी अच्छा, ऑल लव्ड हिम। एक बात बताएं, एक से एक डायरेक्टर के साथ आपने काम किया, चुनिंदा डायरेक्टर के साथ आपने अनगिनत फिल्मों में काम किया, तो नहीं, ईश्वर की उसमें बहुत कृपा है। उसमें किस डायरेक्टर के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल फील किया काम करने में? नहीं नहीं, आई बीन वेरी लकी। देखिए, सईद साहब के साथ काम किया, सलीम लंगड़े पे मत रहो, बैक टू बैक जी। बाग बहादुर की। मैं सिर्फ सईद साहब को पहले से जानता था, ना हाँ, बाग बहादुर के डायरेक्टर को जानता था, ना चिल्ड्रन ऑफ वॉर के डायरेक्टर को जानता था, ना रोड टू संगम के डायरेक्टर को जानता था, ना ब्लैक फ्राइडे के डायरेक्टर को जानता था, ना ब्रदर्स इन हाँ, ट्रबल के डायरेक्टर को जानता था, ना ही पंजाब 84 के डायरेक्टर, या ए जन्म तुम्हारे लेखे के डायरेक्टर, या तेलुगु फिल्मों में जहाँ पहली फिल्म में वहां का स्टेट अवार्ड भी मिला और फिल्म फेयर भी मिला, उनको नहीं जानता। ये सब लोग मेरी पहली ये दो फिल्में सलीम लंगड़ा बाग बहादुर देख के मेरे पास आए। सलीम लंगड़ा की वजह से बुद्धदेव सर मेरे को कैलकाटा से ढूंढते हुए आए। हाँ, और हाँ, ये सब गैप्स में हुआ, ये भी नहीं हुआ कि बैक टू बैक होता जा रहा होता जा रहा है। हाँ, और हाँ, मुझे पॉज लेने पड़ते थे, क्योंकि बहुत बारी जो काम ऐसा किया जो सराहा गया, सलीम लंगड़ा पे मत हो तो बहुत बड़ी हिट, यस, कमर्शियली बहुत बड़ी हिट। हाँ, हाँ, 100 डेज इन सूरत, 100 डेज इन हाँ। अच्छा, अहमदाबाद, बॉम्बे में। कोई जी। अब एक आखिरी सवाल है, कि कोई ऐसा किरदार है, कोई ऐसा रोल है, कोई ऐसी भूमिका है जो आप करना चाहते हैं, जिसका आपको इंतजार है? मैं देखिए एक्टर हूं, मुझसे कई बार पूछा जाता है अब आगे क्या प्लान है। मेरा क्या प्लान है? मैं ना राइटर हूं, ना डायरेक्टर हूं, ना प्रोड्यूसर हूं।
मेरे पास जो काम आता है, ये हुआ कि ईश्वर की इतनी कृपा रही है, मैं भगवान का बहुत बहुत कृतज्ञ धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी मैंने काम किया, नुक्कड़ सलीम लंगड़े की भी मिला के बोल रहा हूँ, ये मेरी झोली में आया, ये मेरे पास आ गया। लास्ट मोमेंट पे कोई और कास्टिंग थी ये, और आ गया, और फिर इनकी वजह से मुझे दूसरा काम मिलता गया। पर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं कि इस तरह का रोल कर। जब स्क्रिप्ट आ जाती है, मुझे कोई सुनाता है, मैं हाँ बोल देता हूँ, फिर स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, फिर और देखिए इसलिए भी किरदार, अगर वो कहते हैं जी सिख है, भाई भाग मिल्खा का सिख और ग्रहण का सिख और टब्बर का सिख और जब भी मेट का सिख वो अलग है, या अभी पिल चल रही है जियो सिनेमा पे। और अंडरवर्ल्ड में भी सलीम रंग पे मत रहो, ब्लैक फ्राइडे और भिंडी बाजार देख लीजिए, वो अलग लोग हैं। भाई आपने तो बड़ा खतरनाक किरदार किया था पवन जी, आपने तो बड़ा खतरनाक किरदार किया कन्नड़ फिल्म में, जिसमें आप माफिया आप बने थे। किसमें? एक साउथ की फिल्म। वो वही इसकी ये मेरी पहली तेलुगु फिल्म थी आईते, उसमें मैं एग्जीक्यूटिव रोल में। सो हम हमारे पास जब आ जाता है, हम आपने जैसे बोला ना कि सेट मैनरिज्म होते, मेरा कोई नहीं, इसीलिए मेरी मिमिक्री नहीं होती। और स्टार वही बनता है जिसकी मिमिक्री होती है, चाहे उनके जेस्चर्स की हो, चाहे उनकी स्पीच की हो। अमरीश पुरी साहब की मिमिक्री नहीं होती, उनके किरदार की मिमिक्री हो, उनके किरदार की मिमिक्री होती। ओम पुरी ऐसे मलाई की तरह अपने किरदार निभाते थे। अभी भी जो एक्टर्स हैं, अब कैसे हम पहले अपनी दाढ़ी बढ़ा के साल भर 6 महीने 8 महीने घूम रहे हैं बाल बढ़ा के, चाहे वो सलीम रंगला हो, चाहे वो बाग बहादुर हो, चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे वो भाग मिल्खा हो, आज भी उतनी शिद्दत से काम कर, हर रोल अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जब स्क्रिप्ट खोली, उसको पढ़ा, उसमें किरदार कैसा। मैं अपने घर से नहीं लाता हूं, वो स्क्रिप्ट ही उसका सीड है, उसमें आपको कितना दिखता है उसी को बोलते हैं मेरे हिसाब से कि अच्छा एक्टर बुरा एक्टर। वो उसमें उस बीज में कितने पेड़ देख सकता है, कोई 8-10 देखेगा, कोई 50 देखेगा, कोई पूरा जंगल देखता है। वो जंगल उस स्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता है, वो स्क्रिप्ट आपको बताएगी। साहब आपसे बात किया, बहुत मजा आया, और उसका तो हम और लंबा करना चाह रहे थे, मगर समय की किल्लत है, समय की कमी है, इसलिए इससे यही जो है खत्म करने को मजबूर है। आप आए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मैं एक विनती करूंगा कि दिल्ली जाए तो आप वॉर मेमोरियल जरूर जाएं, जरूर जाएं। मैं वहां से एक बहुत सस्ती रुपए के हिसाब से, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है इस घड़ी का, इसके ऊपर लॉन्गोवाल का वो टैग बना जिस पर भारतीय सेना है, जरूर जाए। और अपने देश से प्यार कीजिए, अपनी फौज का सम्मान कीजिए। हमारे फिल्म में डायलॉग भी है, सबसे महंगा कपड़ा हमारे भारतीय फौज की वर्दी है। तो सबको नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।